हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सेक्शन 20 तक बताया था, जिसमें आपको बताया था रेफरी का कथन। अब इसमें हम धारा 21 से चालू करेंगे। तो धारा 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्या कहती है कि अपने पक्ष में स्वीकृत साबित किया जाना, ये हमारी धारा 21 कहती है। फिर 22, 23 उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, फिर 24 को समझते हैं। तो धारा 24 क्या कहती है कि किसी के धमकाने पर अपराध कन्फेस कर लेना धारा 24 कहती है, जिसको थ्रेट इररिलेवेंट कहते हैं। अब इसको अगर एग्जांपल से आप समझें तो मान लीजिए चौबे जी एक दरोगा हैं थाने के। उन्होंने क्या किया कि किसी व्यक्ति को पकड़ा और उसको धमकी दी, तुम ये जुर्म कबूल कर लो, और उसने कन्फेस कर लिया, तो वो धारा 24 के अंतर्गत आता है। फिर आता है धारा 25। तो धारा 25 क्या कहती है कि पुलिस ऑफिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पुलिस के द्वारा लिया गया कोई भी बयान कोर्ट में मान नहीं होता, लेकिन उसकी भी कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। तो इसी में धारा 25 हमारा कहता है कि पुलिस ऑफिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में नहीं माना जाता है। कन्फेस टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव्ड, ये धारा 25 कहती है। अब बात करें धारा 26 की, तो पुलिस कस्टडी के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य होता है। अगर पुलिस कस्टडी के सामने अगर कोई कन्फेशन किया गया तो उसको मान्य नहीं माना जाता। अब बात करते हैं धारा 27, जो इसका अपवाद है कि धारा 24, 25 और 26 का अपवाद यह है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन से कितनी सूचना को प्रूव्ड किया जा सकता है। 24, 25, 26 का अपवाद है। धारा 27 जो है वो 24, 25, 26 का अपवाद है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन से कितनी सूचना को प्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है और उससे पूछती है कि रिवॉल्वर कहाँ है। तो अगर जैसे अपराधी बताता है कि रिवॉल्वर उस जगह पर है, और पुलिस जाती है और रिवॉल्वर उसको उसी जगह पर पाती है, तो ये चीज़ कोर्ट में मानी जाएगी। जैसे अपराधी के पास से बरामद रिवॉल्वर हो जाए। फिर करते हैं धारा 28 की बात। धारा 28 देखिए क्या कहती है, जब किसी को बिना उत्प्रेरण मतलब मार पीट के, बिना धमकी वचन से दूर होने के बाद, अर्थात बिना डराए हुए उसका कन्फेशन या संस्वीकृति रिलेवेंट होगा, अर्थात बिना धमकी के अपराध कबूल करना। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है और पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस अधिकारी उससे बिना डराए धमकाए पूरे होशो हवास में उसका है, बिना किसी मारपीट के, बिना धमकी के, और अगर वो अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो वो जो कन्फेशन होगा वो कोर्ट में मान्य होगा। ये हमारी धारा 28 कहती है, जो रिलेवेंट होगा। ठीक, अब हम इसी में धारा 29 की बात करें। धारा 29 क्या कहती है? धारा 29 की हमने एक शॉर्टकट बनाई थी, उनते कसम खा के सच उगलवा लिया। 29 उनते कसम खा के, मतलब अगर पुलिस प्रोमिसिस या सिक्रेसी करके सच उगलवा ले उस व्यक्ति से बिना धमकाए, तो वह कोर्ट रिलेवेंस मानेगा। जैसे अगर पुलिस अपराधी को वादा करके या कसम खा के अगर उस अपराधी से उगलवा ले, कोई ऐसा सेंटेंस बोल के या कुछ ऐसा बोल के जिससे अपराधी अपना सारा जुर्म कबूल कर ले, तो वो कोर्ट में रिलेवेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं धारा 30 की। तो धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 जो होता है सअभियुक्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो धारा 30 क्या है? सअभियुक्त, इतना ही जानिएगा, धारा 30 सअभियुक्त है। फिर बात करते हैं धारा 32 की कि जब कोई व्यक्ति मरने से पहले या 7 साल तक वह उपस्थित ना हो, तो उससे पहले बोला गया फैक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति मरने से पहले या 7 साल तक वह उपस्थित ना हो, उससे पहले बोला गया फैक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। ऐसा आप LIC की पॉलिसी में देखते होंगे कि अगर जैसे कोई व्यक्ति जिसने पॉलिसी कराई है, ठीक है, और अगर वो 7 साल तक नहीं दिखता है, तो उसकी उस पॉलिसी को क्या माना जाता है? रिलेवेंट माना जाता है। तो इसमें एक बहुत फेमस केस है, पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्पररवाद का वाद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा केसेस। दूसरा है क्वीन इम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, ये धारा 32 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं धारा 34 की। तो धारा 34 देखिए, 34, 35, 36, 37, 38, इसकी ट्रिक क्या है? BPM AL, B 34, P 35,
M 36, A 37 और L 38। अब समझते हैं 34। इंटायर इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, जब कोई दुकानदार अपने बही खाता में जो भी लिखता है उसे कोर्ट रिलेवेंट मानती है। तो बी से क्या हो गया? बुक। बी से क्या हो गया? बुक। फिर आता है 35। पी मतलब पब्लिक, सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया गया रजिस्टर में एंट्री भी कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाती है। अगर सरकारी कर्मचारी अपने किसी रजिस्टर पर कोई चीज़ अंकित करता है या इंगित करता है या लिखता है तो उसको क्या माना जाता है? कोर्ट में रिलेवेंट माना जाता है। ये धारा 35 कहती है। ठीक है, तो पी का मतलब हो गया पब्लिक, मतलब सरकारी। अब फिर आता है धारा 36, मानचित्र, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति, ये भी रिलेवेंट मानी जाती है। तो एम से क्या हो गया? मैप। तो बी से हो गया बुक, पी से हो गया पब्लिक, पब्लिक मतलब सरकारी कर्मचारी, और एम से हो गया मैप। मैप किस में? धारा 36 में। तो मानचित्र, चार्ट और रेखांकों के कथनों की सुसंगति भी रेलेवेंट मानी जाती है। फिर बात करते हैं धारा 37 की। किन्हीं अधिनियम या अधिसूचनाओं के अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। ये मतलब एक्ट। एक्ट मतलब जैसे आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में, कॉन्ट्रैक्ट में, लेबर लॉ में, ये सब क्या है? एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक्ट है। तो इस अधिनियम या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट मतलब लिखी हुई लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति रेलेवेंट मानी जाएगी, क्योंकि वह इन मूल धाराओं में, प्रक्रिया विधि में और मूल विधि में जो लिखी गई धाराएं हैं उनको रेलेवेंट माना जाएगा। ये धारा 37 कहती है। अब धारा 38, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों से, मतलब विधि मतलब लॉ की जितनी बुक्स हैं उनमें। एक्ट क्या हो गया? अधिनियम हो गया। एक्ट क्या हो गया? अधिनियम हो गया। और 38, धारा 38 क्या कहती है? लॉ की बुक में जो भी कथन लिखी गई, जो भी धाराएं लिखी गई उनको रेलेवेंट माना जाएगा। तो इसको हम एक बार फिर से देखें तो ट्रिक बताई थी हमने, BPMAL 34, 35, 36, 37, 38। बी मतलब बुक, पी मतलब पब्लिक मतलब सरकारी कर्मचारी, एम मतलब मैप, ए मतलब एक्ट अधिनियम, और एल मतलब लॉ। लॉ की जितनी बुक्स हैं उनमें जो भी धाराएं, जो भी कथन, जो भी केसेस दिए गए हैं उनको क्या माना जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो BPMAL 34, 35, 36, 37, 38। अब आता है धारा 40, द्वितीयवाद या विचारण के वर्णार्थ पूर्व निर्णय से संगत है। द्वितीयवाद या विचारण निर्णय संगत होंगे, जिसे रेस जुडिकाटा कहते हैं, जिसमें CPC 11 और CRPC 300 सेक्शन में आप देख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन 20 का 2। द्वितीयवाद या विचारण के वर्णार्थ पूर्व निर्णय संगत है, मतलब अगर किसी केस में पूर्ववाद का रेफरेंस लिया जाता है तो कोर्ट जो निर्णय देती है उसको सुसंगत माना जाता है, मतलब ये रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। अब हमारा धारा 41 क्या कहता है? प्रोबेट विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की संगति। प्रोबेट विषयक क्या होते हैं? प्रोबेट मतलब विवाह विषयक, नावधिकरण विषयक, दिवाला अधिकारिता, ये सब प्रोबेट विषयक के अंतर्गत आते हैं। ये सब आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो आपको और डिटेल से पता चलेगा। अब आता है धारा 42। तो धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। डिक्री आप CPC में देखेंगे डिक्री क्या होती है। तो धारा 42 क्या होती है? धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्री की सुसंगति और प्रभाव, ये धारा 42 मानी जाती है। फिर आता है धारा 43। 40, 41, 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत होते हैं? सेक्शन 43। अब बात करते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 देखिए, सेक्शन 45, 45, 45A, 46, 47, 47A, 48, 49, 50 और 51। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बताई थी, क्या बताया था? VEVF, SES APN राय, VEVF SES APN राय। ठीक है, अब वी क्या है? वी का मतलब हो गया विशेषज्ञ। विशेषज्ञ की राय को सुसंगत तथ्य माना जाता है। अब विशेषज्ञ वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, विधि का, विज्ञान का, कला का, हस्तलेख का या अंगुली चिन्ह का। तो विशेषज्ञ की राय को सुसंगत तथ्य माना जाता है। तो वी से क्या हो गया? विशेषज्ञ। सेक्शन 45, धारा 45। अब धारा 45 का
क्या है, जिसको हमने ई बोला। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षका का मत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 में संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 में संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को परीक्षक की राय को एक सुसंगत तथ्य माना जाता है। तो वी हमारा क्या हो गया, विशेषज्ञ की राय। ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब आता है धारा 46। तो धारा 46 को हमने क्या माना था, VF, विशेषज्ञ के फैक्ट, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं और सुसंगत होते हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं, वैसे सुसंगत नहीं है लेकिन सुसंगत होते हैं। रेक्स इंटर एलिया एक्टा, ध्यान रखिएगा धारा 46 क्या है, रेक्स इंटर एलिया एक्टा। इसीलिए हमने इसको VF बोला। VF का मतलब हो गया विशेषज्ञ का फैक्ट कब सुसंगत है और कब सुसंगत नहीं है। ठीक है। फिर आता है धारा 47 के बारे में। तो धारा 47 जिसको हमने S नाम दिया, S मतलब हो गया सिग्नेचर। तो हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, हस्तलेख के बारे में राय कब रिलेवेंट मानी जाएगी, धारा 47। फिर आता है धारा 47 का जिसको हमने बोला था ES, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत हो, जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, उसके जिसने प्रमाण पत्र जारी किया है उसका फैक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। तो आप ये समझ गए, V से हो गया विशेषज्ञ की राय, E से हो गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, VF से हो गया क्या, विशेषज्ञ के फैक्ट, S से हो गया सिग्नेचर, ES से हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रमाण पत्र जारी करता है। तो 45 का A, 46, 47 और 47 का। अब देखते हैं सेक्शन 48A। तो A क्या कहता है, A से जानिएगा अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होती है। धारा 48, अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है, ये धारा 48 बोलती है, जिसको हमने ए बोला। फिर आता है धारा 49 जिसको हमने पी बोला था, प्रथाओं सिद्धांत आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। प्रथाओं सिद्धांत आदि के बारे में राय कब सुसंगत है, ये धारा 49 है। फिर आता है धारा 50, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 50, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। फिर आता है धारा 51, राय के आधार कब सुसंगत है। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है तब सुसंगत होगा। जैसे जब कोई जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत होगी उस समय, तब वे आधार जिन पर वह आधारित है वो भी सुसंगत होंगे। ठीक है। तो अब इसको जरा एक बार फिर से देखते हैं, क्या बोला था हमने, VEVF SES APN राय। V मतलब विशेषज्ञ की राय, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, VF मतलब विशेषज्ञ के फैक्ट, S मतलब सिग्नेचर, ES मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, A मतलब अधिकार, P मतलब प्रथा और N का हमने क्या मतलब बताया था, N जो था हमारा धारा नातेदारी 50, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। तो N हो गया नातेदारी और राय कब सुसंगत है, जब जीवित व्यक्ति उस आधार पर राय देता है। अब बात करें सील कब सुसंगत है। सील का मतलब हो गया आचरण, ये धारा 52 से 55 के अंतर्गत है। ये सब कब रेलेवेंट माने जाएंगे। तो धारा 52 क्या है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। चरित्र का साक्ष्य दूरवर्ती होने के कारण अपवर्जित किया जाता है। चरित्र का साक्ष्य दूरवर्ती होने के कारण अपवर्जित किया जाता है। जैसे रेप से रिलेटेड अगर कोई मामला आता है तो कभी भी लड़की के मतलब लड़की से कभी भी उसके पिछले आचरण के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये धारा 52 कहती है सील कब सुसंगत हो।
लेकिन कुछ कुछ मामले में होते हैं जब कोर्ट ये परमिशन देता है कि हाँ आप पूछ सकते हैं। फिर आता है धारा 53, दांडिक मामलों में पूर्ववर्तन अच्छाशील सुसंगत है। अब दांडिक मामला मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर आईपीसी के तहत कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ देखी जाती है कि उसका पूर्ववर्तन मतलब पहले आचरण कैसा था। ऐसा तो नहीं है कि वह एक कुख्यात अपराधी है कि इससे पहले भी 8-10 बार वो काम कर चुका है, या ऐसा तो नहीं कि उसने पहली बार किया है। तो इसमें क्या होता है कि सज़ा में कुछ कंसेशन होता है। जैसे अगर उसने पहली बार किया होगा तो उसको उस आधार पर सज़ा मिलती है। तो ये धारा 53 कहता है। फिर धारा 54, उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुराशील सुसंगत नहीं है। उत्तर में होने के सिवाय मतलब पहले होने के सिवाय अगर किसी का बुरा आचरण मिल जाता है तो वह सुसंगत नहीं माना जाता। फिर आता है धारा 55, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील। नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील मतलब जैसे किसी का नुकसान हो रहा है और उसका आचरण देखा जाता है, क्या सच में उसने ऐसा किया है कि नहीं किया, ये चीज़। तो आज के लिए हम धारा 55 तक ही रखते हैं, बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।